चलो भैया स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। आज पढ़ेंगे प्लेन। ठीक है, प्लेन प्लेन यानी समतल। प्लेन मतलब समतल, प्लेन मीन्स समतल। एरिया। हाँ, जमीन ही कह लो, है ना। प्लेन का एरिया होता है, प्लेन का एरिया होता है। हाँ, 2 डायमेंशनल 3D में भी प्लेन पढ़ेंगे अपन को प्लेन इन 3D भी पढ़ना है इस बार। ठीक है ना। देखो देखो बच्चों, देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ रेफरेंस प्लेन। क्या बता रहा हूँ? रेफरेंस प्लेन। ठीक है ना। रेफरेंस प्लेन क्या होता है ये जान लो। रेफरेंस प्लेन देखिए बेटा, आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तुम जिस कमरे में बैठे हुए हो वहीं से बात शुरुआत करते हैं। ये जो जमीन में तुम्हारी ये जो एक्सिस जा रही है, ये इसको मान लो ओरिजिन। ये जो लेफ्ट वाला कॉर्नर है ना, ठीक है ना। इसको क्या मान लिया आपने? ओरिजिन। तो ये वाला पॉइंट आपने मान लिया ओरिजिन 0 0 0, मतलब कुछ ना चला, ना एक्स चला, ना वाई चला, ना जेड चला। तो बेटा ये हो गया 0 0 0। बोलो ठीक। अब ये जो है, ये जमीन से ये जो साइड निकल रही है एक्स एक्सिस है, ये जो निकल रही है बच्चे ये वाई एक्सिस है, और ये जो ऊपर जा रही है ये क्या है? जेड एक्सिस है। ठीक है, ठीक है ना। तुम्हारे तलवे जिस प्लेन पे रखे हुए हैं वो है एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। देखो तुम्हारे पैर जो रखे हुए हैं इस प्लेन पे रखे हैं, दिख गया? क्योंकि ये एक्स है और ये वाई है, बस इसी में तो है। अगर आप अपने पैरों को उठा लोगे तो हवा में आ जाएंगे, तो जेड कुछ ना कुछ होगा। बट जब तक जमीन में तुम्हारे तलवे रहेंगे तब तक जेड कितना है? 0। जेड कितना है? 0। एक्स और वाई होगा मगर जेड 0 होगा। तो इस पॉइंट प्लेन पर कोई भी आप पॉइंट ले लोगे तो उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? एक्स जिंदा, वाई जिंदा और जेड मर गया, जेड 0। क्योंकि प्लेन में, जमीन में जेड नहीं होगा। ठीक है। तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन बोलूं तो क्या होगा बेटा? जेड इक्वल टू 0। क्या होगा? जेड इक्वल टू 0। समझ गए ना। तो जिस प्लेन पे जमीन पे आप बैठे हो वो जेड इक्वल टू 0 है, जहां पे आपके तलवे हैं पैरों के। ओके, वो जेड इक्वल टू 0 है। अगर आप उस प्लेन को हल्का सा उठाओ, 1 यूनिट पे खसका के ले आओ यहाँ पे, तो ये प्लेन अब यहाँ से जेड में 1 से जाएगा तो ऐसा कुछ दिखेगा। बोलो हाँ या ना। इसको उठा के ले आए तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या बनेगा? जेड इक्वल टू 1। क्या बनेगा? क्योंकि इस पे मान लो तुम्हारा पैर कहीं भी 1 यूनिट पे उठा लो, अब इधर पे कितने 1 यूनिट पे तुम कहीं भी चलोगे, कहीं भी 1 यूनिट पे, तो जेड क्या रहेगा? 1 ही तो रहेगा ना। एक्स और वाई वेरी होंगे बट जेड क्या रहेगा? 1। यस और नो? तो इसका प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? जेड इक्वल्स टू 1। अगर 2 यूनिट पे उठा लोगे तो जेड इक्वल टू 2, 3 यूनिट पे उठा लोगे तो जेड इक्वल टू 3, और के यूनिट पे उठा लोगे तो जेड इक्वल टू के। तो कोई पूछे कि जेड इक्वल टू के किसका इक्वेशन है, क्या बोलोगे? प्लेन का। नहीं आया समझ में? जेड इक्वल के। हाँ भाई, जेड इक्वल टू 0 रेफरेंस प्लेन था, जेड इक्वल टू 1 वो किताब एक उठा, थोड़ा सा उठा दिया और उठा दिया और उठा दिया, तो जेड इक्वल टू के, कोई भी के मतलब कोई भी हाइट, कोई भी हाइट। समझ में आया? चलो, ये हो गया भैया प्लेन का इक्वेशन, एक रेफरेंस प्लेन। अब देखो दूसरा वाला प्लेन, ये वाली दीवार बना रहा हूँ, ये वाली दिखी? दिख गई? हाँ देखो, इसमें कौन कौन सा है? ऊपर जेड है, इधर वाई है, वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन? वाई जेड प्लेन। इस दीवार में कोई भी छिपकली अगर चलेगी यहाँ पे तो वो इधर नहीं चल पाएगी, मतलब x इक्वल टू 0। वाई जेड प्लेन है तो बोलो आंसर क्या? इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन x इक्वल टू 0। और मैं जिस प्लेन पे लिख रहा हूँ वो कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन। कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन। देखो ये x है और ये z है, तो इस प्लेन का इक्वेशन y इक्वल टू 0। समझ में आ गया जी? तो ये अपने पास जो एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन y इक्वल टू 0। समझ में आया? अगर मैं एक्स जेड प्लेन को बाहर की तरफ करूं, 1 यूनिट बाहर, तो बोलो क्या होगा इक्वेशन? y इक्वल टू 1। 2 यूनिट करूं तो y इक्वल टू 3 यूनिट करूं तो y इक्वल टू 3। समझ में आया? तो ये सारे रेफरेंस प्लेन थे। ठीक है, ये रेफरेंस प्लेन है। चलो एक चीज बताओ मुझे, एक कार्टून का बॉक्स है, उसका ये एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है। ये नीचे वाला हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है? नीचे वाला, जो नीचे फ्लैप होता है जिससे बंद होता है, जेड इक्वल टू 0 पर है। अगर कार्टून की हाइट 4 यूनिट है, कार्टून की हाइट कितनी है? 4। तो ऊपर वाला जो प्लेन होगा उसका इक्वेशन बताओ क्या होगा? x इक्वल टू 4।
x इक्वल टू 4, बिल्कुल गलत, Z इक्वल टू बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो z इक्वल टू 4, हाँ ठीक है तो देखो z इक्वल टू z इक्वल टू 0 बेस पे रहेगा और z इक्वल टू 4 क्या रहेगा, एकदम ऊपर। समझ में आ गया ना। तो ये हो गया यार, इस तरीके से ये अपने हो गए रेफरेंस प्लेन, ठीक है ना, ये अपने रेफरेंस प्लेन हो गए, ठीक है। अभी तक आपने देखा कि मैंने आपको ऐसे प्लेन दिखाए जहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट वेरी हो रहे थे और तीसरा कोऑर्डिनेट बिल्कुल फिक्स था। जैसे देखो यहाँ पे कहीं भी जाओगे तो x और y वेरी होगा बट आपका z फिक्स है। मतलब ये जो सारे प्लेन मैंने दिखाए हैं ये सारे प्लेन इन 2D हैं। निकल जाओ पीछे से। तो जितने प्लेन मैंने आपको दिखाए ये सारे के सारे प्लेन क्या थे, 2D में हैं। अब 3D वाले प्लेन में आपको बता रहा हूँ। देखो एक 3D का प्लेन, तो 3D का प्लेन देखने के लिए आपको इस कमरे में ही देखना पड़ेगा। 3D का प्लेन देखने के लिए आपको इस कमरे में ही देखना पड़ेगा। मान लीजिए आप यहाँ से बैठे हुए हैं और यहाँ से हवा में एक प्लेन ऐसे जा रहा है, देखो इस तरीके से कोने से उधर तक जा रहा है। समझ में आया कि नहीं है। डायगोनली एक प्लेन जा रहा है, पेपर, एक पेपर प्लेन का पेपर है ना, पेपर जा रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे पेपर स्टार्ट हुआ जमीन से और पूरा मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है उस कोने तक। बोले यस और नो। अब तुम देखो उस प्लेन में जो पॉइंट है उसका एक्स भी बदल रहा है, उसका वाई भी बदल रहा है, उसका जेड भी बदल रहा कि नहीं बदल रहा, बदल रहा है ना। तो इसको बोलेंगे प्लेन इन 3D। क्या बोलेंगे, प्लेन इन 3D। आइए तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्लेन का स्टैंडर्ड इक्वेशन, या इसी को बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन यार लिखने का बिल्कुल टाइम नहीं है, सीधे फोटो खींचते जाना, नंबर 1 2 3 डाल लेना। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होता है बच्चा लोग, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये होता है प्लेन का इक्वेशन, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। प्लेन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, ठीक है। ए बी सी क्या है, ये प्लेन है अपने पास। इस प्लेन का मैं डायग्राम बना दूं, ये बन गई इस प्लेन की पिक्चर। बेटा ये ए बी सी क्या है, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ए बी सी। ये जो बेटा ए बी सी है ये प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, ठीक है ना। क्या है ए बी सी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ये प्लेन का नॉर्मल जाएगा ऐसा, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो ये प्लेन के नॉर्मल क्या होती है, एक लाइन होती है ना, एक लाइन ही तो है नॉर्मल। तो नॉर्मल जो है उस लाइन का, वो जो नॉर्मल लाइन बन रही है उसके डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी। क्लियर हो गया, नहीं हुआ क्लियर। ए बी सी प्लेन का डायरेक्शन, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। अब इस प्लेन का मैं वेक्टर फॉर्म आपको बता देता हूँ। ये कैसा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है। एक्स वाई जेड दिख जाए मतलब कार्टेशियन। अब इस प्लेन का वेक्टर फॉर्म जान लो बच्चों। इस प्लेन का वेक्टर फॉर्म होता है वेक्टर आर डॉट एन वेक्टर, एन वेक्टर इस वेक्टर आर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर आर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू, आप ले लीजिए, क्या ले लूं भाई इसको, वेक्टर आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ले लो स्मॉल डी, ये ले लो। हाँ, स्मॉल डी इज अ कांस्टेंट नंबर। यहाँ पे डी क्या है, कांस्टेंट ही तो है। डी क्या है, कांस्टेंट है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, वो क्वेश्चन ही देगा आपको। तो स्मॉल डी इज ए कांस्टेंट, स्मॉल डी इज ए कांस्टेंट। अब सवाल उठा सकते हैं आपकी, सर यहाँ पर इससे ये कैसे बना लिया आपने। तो वही तरीका है। वेक्टर आर क्या होता है, वेरिएबल वेक्टर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। चलो पुट कर देता हूँ, उससे ये निकाल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। बेटा रखो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्लियर, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू डी, स्मॉल डी इक्वल टू स्मॉल डी, ठीक है। ए इंटू एक्स ए एक्स, बी इंटू वाई बी वाई, सी इंटू जेड सी जेड। सर आई कैप 1 हो गया, जे कैप 1 हो गया, बाकी बचे 0 हो गए। इक्वल टू कितना, डी आ गया। दोनों एक ही चीज है कि नहीं है। अब मैथमेटिकली सोचोगे तो दोनों एक ही चीज है, और सरसरी निगाह से देखोगे तो दोनों अलग अलग चीज है। तो मैथमेटिकली सोचो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। बेटा वो दूर डी उस तरफ जाएगा तो कांस्टेंट ही बनेगा ना। तो ये डी उस तरफ जाके कांस्टेंट है तो दोनों कांस्टेंट। अब कहोगे इसका साइन अलग है। अच्छा, क्या गारंटी है भाई इसका साइन अलग है, साइन तो कांस्टेंट खुद लेके आता है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आप इक्वेशन बनाते रहे हो लास्ट ईयर तक, 3x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 लो।
अब इसको कंपेयर करते थे स्ट्रेट लाइन में, ए बी सी, बोलो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू -6 है भैया, सी की वैल्यू, मतलब कांस्टेंट का खुद का साइन होता है, तो आप उसको चिंता मत करो। मैथमेटिक्स के नियम से सोचो तो ये इक्वेशन क्या है, सेम है। समझ में आया? अब फिर भी जिद कर के सर बना लो, बना दो, लो बना लो भाई। देखो इसको इधर लेकर के आओ तो ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इक्वल टू 0। बोलो हाँ भाई, माइनस डी खुद में कौन, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, मैं क्या इसको प्लस ऑफ माइनस डी लिख सकता हूँ? माइनस डी खुद में ही तो एक कांस्टेंट है ना, तो उसका नाम प्लस डी दे दो। फीलिंग कांस्टेंट की लाओ, कांस्टेंट से हमारी लड़ाई नहीं है, हमें तो ये टर्म देखने थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। आ गया समझ में? तो बेटा ये है अपने पास प्लेन का स्टैंडर्ड फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। ले लो झपक। टॉपिक प्लेन चल रहा है भाई, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। हाँ बेटा इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता बनाने के लिए, है ना, इससे अब यहाँ से प्लेन शुरू हो रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, है ना। ओके, अब इसके बाद अब पहला टॉपिक जो शुरू होता है वो लिखिए, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। चलिए एक तरफ कार्टेशियन देखेंगे, एक तरफ वेक्टर देखेंगे। तो पहला मेरे पास जो कार्टेशियन फॉर्म है प्लेन का वो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये है मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म प्लेन का। और इसी को मैंने वेक्टर फॉर्म में क्या महसूस किया है, मैंने इसको महसूस किया है वेक्टर r डॉट n वेक्टर इक्वल टू सम कांस्टेंट स्मॉल d। बोलो यस और नो, यही फील किया है बच्चों? चलो हमें क्या बनाना है, नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म पहले होता क्या है ये जान लो। आपको उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है, आपको उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, गिवन क्या क्या रहेगा आपको, गिवन रहेगा यहाँ से ओरिजिन से इस पर खींचे गए परपेंडिकुलर की लेंथ। क्या रहेगी, इस पर खींचे गए परपेंडिकुलर की लेंथ। ओरिजिन से इस पर खींचे गए परपेंडिकुलर की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, P बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, स्मॉल p। ओरिजिन से इसको परपेंडिकुलर की लेंथ को P से डिनोट करते हैं। ये लेंथ दी रहेगी और इस लाइन के नॉर्मल के, ये O पॉइंट है, ये M पॉइंट है, तो OM की आपको डायरेक्शन कोसाइंस दी रहेंगी। क्या दी रहेंगी, डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब LMN आपको गिवन रहेंगी OM की डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, तो मैं लिख देता हूं यहाँ डैश डैश करके, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OM इक्वल्स टू L, M, N। समझ में आया? दो चीजें दी हैं, डायरेक्शन कोसाइन, दो चीजें दी गई हैं। एक आपको प्लेन का ऊपर नॉर्मल दिया गया है, एक आपको प्लेन के ऊपर का नॉर्मल की लेंथ दी गई है और उस नॉर्मल की डायरेक्शन कोसाइंस। तो बेटा इसका इक्वेशन क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म, इसका इक्वेशन होता है Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P। नोट कर सकते हैं आप, ये होगा इसका कार्टेशियन फॉर्म इस प्लेन का। ये जनरल फॉर्म था, ये नॉर्मल फॉर्म में कार्टेशियन है। इसकी कोई, है ना, ये इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, क्या पढ़ रहे हैं हम, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। प्लेन की हेडिंग डाल लीजिएगा भाई, क्या चल रहा है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ आ प्लेन। तो ये प्लेन का नॉर्मल फॉर्म है, ठीक। अब ये प्लेन का नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, प्लेन का नॉर्मल फॉर्म है। ये मैंने कार्टेशियन में लिख दिया है। अब मुझे इसे वेक्टर में कन्वर्ट करना है। मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, वेक्टर में। तो इसके वेक्टर में देखो, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म इसका हुआ करता है वेक्टर r डॉट n कैप इक्वल टू, बिल्कुल सही चाहिए भी था। इसके कोफिशिएंट देखो, LXM है, LMN है,
LMN किसका वेक्टर होता है? यूनिट वेक्टर का ही तो बनता है। डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर किसका बनता है? यूनिट वेक्टर का। तो हमें एन कैप ही तो चाहना पड़ेगा, तो इसका जो बनेगा वेक्टर वो क्या बनेगा? r डॉट एन कैप इक्वल टू कितना? p। समझ में आया? एन कैप क्या है? इसका यूनिट वेक्टर। यहाँ फिर से डायग्राम बना देता हूँ मैं आपको। ये अपने पास प्लेन है, इससे खींची गई परपेंडिकुलर लेंथ p है, और इसका जो बेटा यूनिट वेक्टर है दैट यूनिट वेक्टर इज एन कैप। आया समझ में? तो r डॉट एन कैप इक्वल्स टू p। नोट कर लो, ये इसका वेक्टर फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म का वेक्टर फॉर्म। बेटा बातें नहीं करो, ध्यान से देखो, अच्छा डिफिकल्ट आता है क्वेश्चन। r डॉट एन कैप इक्वल टू p वेयर p इज द परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द परपेंडिकुलर। p क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। p क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है ना? चलिए अगला टॉपिक लिखिए। अगला टॉपिक लिखो, कन्वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म। अब अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। स्टैंडर्ड फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ऐसे लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट होके जाएगा नॉर्मल फॉर्म में। चलो कैसे कन्वर्ट होगा बच्चों? बहुत आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने को आता है कि आपके पास कोई प्लेन का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है और उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो कैसे करते हैं? आराम से हो जाता है, देखो कैसे। आपके पास प्लेन का इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू कितना? 0। ठीक है ना? आपको लाना क्या है? एक ही जगह l लाना है, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस को डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइंस में बदलना है ना भाई। पहला काम डायरेक्शन रेशियोज ABC और लाना है LMN। तो पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम इस D को इधर ले जाओ, ले गए तो ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू कितना? माइनस d इक्वल टू कितना? अब मेक श्योर कि माइनस d पॉजिटिव होना चाहिए। माइनस d क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। नहीं मॉड नहीं ले सकते हो, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दोगे। अब दो चीजें हैं, हो सकता है d खुद में निगेटिव हो तो अच्छी बात है, तब तो खुद पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर निगेटिव नहीं है तो अपन को निगेटिव का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए ना? अब जब क्वेश्चन आएगा तब ये चीज और अच्छी क्लियर हो जाएगी। तो पहली चीज माइनस डी शुड बी ग्रेटर देन 0, तो मेक श्योर कि माइनस डी क्या हो? पॉजिटिव हो, पहली बात। अब इसके बाद आपको क्या करना है बेटा? LMN बनाना है। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि LMN बनाने के लिए ABC में क्या डिवाइड करना पड़ता है? √a² प्लस b² प्लस c²। तो दोनों तरफ इधर भी √a² प्लस b² प्लस c² और इधर भी √a² प्लस b² प्लस c²। बोलो बच्चों यस और नो? तो दोनों तरफ आपने डिवाइड कर दिया, a² प्लस b² प्लस c² और a² प्लस b² प्लस c²। अब इसको डिवाइड ब्रेक कर लो बेटा, तो a अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। बोलो हुआ? हाँ x लिख रहा हूँ, l बन गया प्लस b अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। क्या बन गया? m। इधर y। इसी तरीके से c अपॉन √a² प्लस b² प्लस c² इंटू कितना? z इक्वल टू माइनस d अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। क्लियर है? अब ये किस फॉर्म में दिख रहा है? lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू कितना? p। तो वो क्या है? p है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का भी एक फॉर्मूला डेवलप हो गया हमारे पास ओरिजिन से। हाँ बिल्कुल सही। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू माइनस d अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती तो आप मॉड लगा सकते हैं। वैसे वो निगेटिव खुद नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, चिंता नहीं करो। ठीक है, समझ गए ना? तो यदि ना भी लगाओ तो हमेशा वो पॉजिटिव आएगा, डोंट वरी, वो अपने आप पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना? चलिए, तो ये हो गया कन्वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म, कन्वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म। ठीक है ना? पहला पार्ट। अब सुनो इसमें एक और चीज, अब इसमें देखो, अगर आपको यही चीज वेक्टर में दी गई होती, ये कैसा था? कार्टेशियन इक्वेशन था। अभी अपन ने कार्टेशियन को बदला है।
अब वेक्टर में क्या करते, तो वेक्टर में कैसा दिया होता, ये तो और सरल है। वेक्टर में आपको इक्वेशन दिया होता वेक्टर r डॉट n वेक्टर इक्वल टू d, बोलो दिया होता ना, नहीं बेटा d देता ना, ये देता ना, ये तो बनाना है ना, ये स्टैंडर्ड दिया होता, नॉर्मल बनाना है। अब साफ दिख रहा आपको कि n वेक्टर को n कैप में बदलने के लिए क्या करोगे, मॉड n का डिवाइड कर दोगे, मॉड n का क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो वेक्टर r डॉट वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ n, बोलो हाँ, इक्वल टू यहाँ भी क्या d बाई मॉड ऑफ n, बदल गया। अब ये बन जाएगा वेक्टर r डॉट n कैप इक्वल टू कितना, p, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा n कैप मतलब नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन, समझ गए। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हाँ, ये p के इक्वल होता है, d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर p होता है, तो यहाँ भी तो यही आएगा, d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो क्लियर है, कोई डाउट करो, समझ में ना आया हो तो कोई डाउट है पूछो, कहीं पर कोई समस्या, ठीक है ना। सर इसको वापस वो फॉर्मूले में नहीं बना सकते, किस फॉर्मूले में बेटा, r वेक्टर डॉट n वेक्टर यूनिट वेक्टर इक्वल टू p, वही तो ले आए, वही तो लाए हैं वो, उसमें लेके नहीं आ सकते, इसको n कैप कर लो ऐसा, हाँ बोलो किसमें, अच्छा वापस इसमें, अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में वापस ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अभी डिवाइड किया था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो भाई, डिवाइड करे हो। अगर आपको वापस डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म में लिखना है तो मल्टीप्लाई कर दो, कट जाएगा पूरे में, तो वही बन जाएगा वापस, समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो डन, एनी प्रॉब्लम। तो ये हो गया प्लेन का फॉर्म। अब अगला लिखो, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच का एंगल। अब बच्चों हम डायरेक्टली बात करेंगे प्लेन्स के इक्वेशन की। तो दो प्लेन मान लो बेटा, ये अपने पास है, ये प्लेन है एक, ये प्लेन पहला प्लेन है, इस पहले प्लेन का इक्वेशन मान लो वेक्टर r डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू स्मॉल d, बोलो यस। बताओ कौन सा फॉर्म दिया हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है कि नॉर्मल फॉर्म दिया है, स्टैंडर्ड का वेक्टर फॉर्म, हाँ वो एक वेक्टर तो है, स्टैंडर्ड का वेक्टर फॉर्म है। ये पहला प्लेन है, ये इसका नॉर्मल है। ये दूसरा प्लेन देख लो बेटा, ये दूसरा प्लेन है, इसका इक्वेशन क्या है, वेक्टर r डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू कितना, d2, बोलो यस और नो। बेटा इसका नॉर्मल ऊपर की तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा, n1 वेक्टर ऊपर की तरफ भागेगा नहीं भागेगा, और इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल कितनी डिग्री है, 90, और इसका नॉर्मल भी इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, ऊपर ना, n2 वेक्टर सामने की तरफ आएगा इस वाले का, ये ऐसा है तो इसका नॉर्मल यहाँ निकलेगा ना, और इस वाले का नॉर्मल यहाँ निकलेगा। तो देखो जब दोनों प्लेन 90 डिग्री पे थे तो इनके नॉर्मल भी एक दूसरे को क्या काट रहे थे, 90 पे। लॉजिक क्या बना, एंगल बिटवीन द प्लेन इक्वल टू एंगल बिटवीन द नॉर्मल, मतलब जो प्लेन के बीच का एंगल है वही किसके बीच का एंगल है, नॉर्मल के बीच का एंगल। हम प्लेन के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं तो इनडायरेक्टली नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल लो। तो नॉर्मल के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला, दो वेक्टर है तो आपको याद होगा कि दो वेक्टर के बीच का फॉर्मूला होता था cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b, याद आया। बट आज मौसम कुछ अलग है, और मौसम ये है कि a वेक्टर की जगह n1 वेक्टर है और b वेक्टर की जगह बस हो गया n1 मॉड और n2 मॉड, बोलो यस, ये आ गया, क्लियर है। अब आप यदि इसको कार्टेशियन रूप में देखना चाहते हैं तो पहले प्लेन के भी कार्टेशियन फॉर्म लिखिए नॉर्मल के। पहला प्लेन क्या रहा होगा कार्टेशियन फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, अरे कार्टेशियन में ऐसे ही तो दिखता है। दूसरा प्लेन क्या रहा होगा कार्टेशियन फॉर्म में, a2x बोलो प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू कितना, 0। मतलब पहले प्लेन के नॉर्मल रेशियो, जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1, और दूसरे के प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2। पढ़ा पल्ले की नहीं पढ़ा, ठीक है ना। अब तो दोनों का क्या करना है, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करना ऊपर, लो cos थीटा इज इक्वल टू, पहला नॉर्मल वेक्टर क्या है, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, है कि नहीं है। पहले प्लेन के नॉर्मल वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर क्या है, a1 i कैप
प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। क्यों भाई अभिषेक नहीं है क्या? है कि नहीं है? क्यों नवीन समझ में नहीं आ रहा क्या? यार पहले प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 ही तो हैं, तो उससे बनने वाला वेक्टर क्या होगा? A1 I कैप B1 जे कैप C1 के कैप। और दूसरे वाले के A2 B2 C2 हैं, तो उससे बनने वाला वेक्टर क्या होगा यार? A2 I कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप होल डिवाइडेड बाई पहले का मॉड क्या होता है? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और दूसरा वाला A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? चलो मल्टीप्लाई कर दो cos थीटा इक्वल टू, ये मत पूछना आप सर ये कैसे आया, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। बोलो हाँ। अपॉन अंडर रूट ये वाली बारात A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और ये वाली बारात A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2। बेटा ये है फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू प्लेन। नोट करो, खींच मेरी फोटो जल्दी से खींचो। चलो चलें डन। चलो ये हो गया। अब इसके बाद इसका एक और फॉर्मूला देख लो। बेटा आप जानते हो एल एम एन के पेयर क्या होते हैं? एल होता है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, होता है ना। अगर मैं इसको, ये जो रूट है इसके नीचे भी ब्रेक कर दूं, दोनों रूट को इसके नीचे भी ब्रेक कर दूं और इसके नीचे भी ब्रेक कर दूं, जरा देखना आप समझ में आएगा। cos थीटा इज इक्वल टू A1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। बोलो यस। इसी तरीके से B1 के नीचे रूट और B2 के नीचे बताते हैं, तुम ही बताओगे क्या होगा। और C1 के नीचे रूट और C2 के नीचे रूट। अगर डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस का संबंध तुम्हें पता है तो ये वाला टर्म क्या बनेगा बताओ? यूनिट वेक्टर क्यों बनेगा बेटा? डायरेक्शन कोसाइंस बनेगा ना। L1 क्या बनेगा? L1। ये क्या बनेगा? L2। ये वाला क्या बनेगा? L1। ये क्या बनेगा? L2। M1 M2 N1 N2। ये मतलब बेटा cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1। आया समझ में? तो दूसरा फॉर्मूला किसके टर्म्स में बन गया? डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में, कि अगर इसकी डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 है, L2 M2 N2 है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो cos थीटा इक्वल टू L1 L2 M1 M2 N1 N2। समझ में आया? ये भी नोट कर लो, ठीक है ना। L1 L2 M1 M2 N1 N2 लिख लिया। चलो अब इसमें हम बनाते हैं बच्चों, इसमें हम बनाते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ पैरेललिटी, ठीक ना। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी देखो बहुत आसान। परपेंडिकुलर में दोनों एंगल के बीच में, दोनों प्लेन के बीच में एंगल कितना होगा? 90। cos 90 कितना होता है? जीरो। तो यहाँ जीरो पुट करो, जीरो पुट करोगे तो जीरो के साथ ये क्रॉस प्रोडक्ट जाएंगे, जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू जीरो। तो लिख लो कॉपी में फिर से। हाँ क्या बोलो? वही बिल्कुल सेम लाइन है, एकदम लाइन जैसा। ये अच्छी बात कही तुमने, है ना। तो cos 90 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो लिखो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू जीरो। ये हो गई कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू जीरो। A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू जीरो। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू जीरो। लिख लिया? चलो अब देखो यार, ये तो डायरेक्शन रेशियो उसके टर्म्स में होगा क्योंकि A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियो है। अब डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में फिर से रख दो, फिर से वो जीरो। तो लिख लो डायरेक्शन को साइंस के टर्म में L1 L2 M1 M2 N1 N2 बराबर जीरो। L1 L2 M1 N2 N1 N2 इक्वल टू जीरो। हाँ वही L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू जीरो। ठीक, ठीक है ना। पैरेललिटी में भी सेम कंसेप्ट वही लगेगा जो वेक्टर में पढ़े थे अपन। अगर अब दो प्लेन पैरेलल हैं, देख लो थोड़ा सा चित्र देख लो। दो प्लेन अगर पैरेलल है तो एक का नॉर्मल ऐसा जाएगा, दूसरा नॉर्मल ऐसा जाएगा। तो दोनों पैरेलल हैं तो एक प्लेन का नॉर्मल दूसरे प्लेन का कुछ ना कुछ गुना ही होगा। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो लिख लो कंडीशन ऑफ पैरेललिटी A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। और उसके केस में डायरेक्शन कोसाइंस के केस में L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2।
लिख लो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। कोसाइन कैसे सर हो जाएगा? L1/L2 m1/n2 n1/n2। भाई पहली लाइन की डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगी? L1 m1 n1, दूसरे की क्या होंगी? L2 m2 n2। तो जब भैया जब डायरेक्शन रेशियो सेम रेशियो में है तो कोसाइंस भी तो सेम रेशियो में होंगी। भूल गए क्या? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर भूल गए तो लो याद दिला देता हूँ। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। याद करो, a इक्वल्स टू क्या होता था? LR, b इक्वल्स टू क्या होता था? MR, और c इक्वल्स टू क्या होता था? NR। याद आया? तो यहाँ पे आ जाएगा भैया a1 इक्वल्स टू हो जाएगा इसमें LR, तो ऊपर से R कैंसिल और नीचे से भी R कैंसिल, तो L1/L2 इक्वल टू N1/M2 इक्वल टू N1/N2। नहीं हुआ क्लियर? क्लियर हो गया? देखो यदि मान लीजिए पहली लाइन तो A1 B1 C1 के कॉरस्पॉन्डिंग L1 M1 N1, बोलो हाँ, और दूसरी A2 B2 C2 के कॉरस्पॉन्डिंग L2 M2 N2, तो L1 R1 L2 R2 L3 R3, और यहाँ पे उस गलत हो गया, B की जगह B की जगह M1 R1 और C की जगह N1 R1, बोलो हाँ, और यहाँ L2 R2 M2 R2 N2 R2 R2 आपस में कैंसिल, R1 आपस में कैंसिल, आंसर L1/L2 इक्वल टू। तीन कैसे होगा सर? क्यों? ऊपर के रेशियो पूरे कैंसिल हो जाते हैं, नीचे के रेशियो कैंसिल हो गए, प्रोपोर्शनल है ना। आप एक काम करो, अगर आप RR को सेम ले लो, अगर आपका यहाँ पे दिमाग काम नहीं कर रहा है तो आप RR को सेम ले लो, A1 इक्वल टू L1 के, A2 इक्वल टू L2 के, नहीं तीनों कैंसिल होंगे रेशियो में इक्वल। देखो एक चीज समझो, जैसे मैंने लिखा है, जैसे तुमने लिखा है A/2 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/6, बोलो हाँ, लिखा है। तो क्या करते हैं हम लोग मैथ्स में? 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, करते हो कि नहीं करते हो? तो कॉमन फैक्टर से कैंसिल ही तो करते हो, तो एक मतलब ABC का रेशियो क्या था? 1:2:3, तो वही तो हो रहा वहाँ पे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया हमने। तो 3 हो 4 हो या 2 हो, कैंसिल हो जाएगा वो, तो समझ गया ना। चलो चलिए लिखिए नेक्स्ट, 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, एक पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन, एक पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन, कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म। हाँ पहले दोनों, हर चीज के दो ही फॉर्म तो लिख रहे हैं हम लोग, कार्टेशियन भी और वेक्टर भी। ये ले लो भाई, ये आपका प्यारा प्लेन एक किसी पॉइंट से जा रहा है, इस पॉइंट का नाम है A, कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर मानते हैं हम लोग, क्या? A वेक्टर। क्या मानते हैं? A वेक्टर, जिस पॉइंट से जा रहा है मानते हैं। और हमें और क्या जानकारी दी गई है? हमें ये दिया गया है इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर क्या है? n वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर कैसा होता है? नॉर्मल वेक्टर ax प्लस by प्लस cz, ऐसा होता है नॉर्मल वेक्टर, है ना। ओपन करके लिख दिया इसको, वेक्टर ax वेक्टर लगा रहा हूं तो ऐसा क्यों लिखवा दिया भैया? वेक्टर ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप होता है बेटा, नॉर्मल वेक्टर ये होता है। तो आपको प्लेन का इक्वेशन याद रखना है बेटा, 1 पॉइंट फॉर्म से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन होता है, याद रखिए, वेक्टर r माइनस a डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। नोट कर लो, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ 1 पॉइंट फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ 1 पॉइंट फॉर्म, r माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक, ये 1 पॉइंट फॉर्म है। अब 2-3 बाकी है। वेक्टर r माइनस a डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म देख लो। कार्टेशियन फॉर्म के लिए कुछ नहीं, r की जगह xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, जो जिसका है उसका नाम दे दो बस, और कुछ नहीं।
माइनस ए वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर इसका पॉइंट का, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, तो माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप डॉट ब्रैकेट क्लोज, r माइनस ए के बाद डॉट क्या है n, n मतलब ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। चलो अब देखो दिमाग फेल ना हो रहा हो, x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू कितना 0। अब देखो बेटा दोनों के बीच में डॉट है, तो एक इसके साथ जाएगा x माइनस x1 के साथ, या बाकी 1 हो जाएगा, तो क्या बना फाइनली अपना कार्टेशियन फॉर्म में, हाँ a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू कितना, नोट कर लो भाई, ये है 1 पॉइंट फॉर्म का वेक्टर रूप और ये कार्टेशियन रूप, समझ गए। ये अपना देसी तरीका कार्टेशियन फॉर्म और ये वेक्टर फॉर्म। चलो भाई बढ़िया है, ठीक। नेक्स्ट अगला लिखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्सेस में काटी गई लेंथ को इंटरसेप्ट बोलते हैं, इसकी फोटो ले लेना बेटा, ठीक है ना। इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्सेस पे काटी गई लेंथ को अपन इंटरसेप्ट बोला करते हैं। प्लेन, किसी प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म, प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। चलो इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्सेस के साथ काटी गई लेंथ को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। चलिए देखिए लास्ट ईयर तक आपके पास, हाँ नहीं बेटा, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस 3 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता था लाइन का, लाइन का इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म क्लिक करे हो, सही करो। देखो मान लो कोई लाइन x में a इंटरसेप्ट काटती थी और y में कितना इंटरसेप्ट b, तो याद कीजिए लाइन का इक्वेशन होता था x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू कितना 1। हम प्लेन का इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो 3D में यदि कोई प्लेन है तो तीसरा एक्सिस भी बना लो, जेड एक्सिस, मान लो यस और नो, ये तीसरा एक्सिस बना लिया। अब ये देखिए मान लीजिए यदि कोई प्लेन है 3D में, वो x एक्सिस में a लेंथ काट रहा है, y में b काट रहा है और z में कितनी लेंथ काट रहा है c, तो प्लेन का इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। नोट कर लो, x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1. This is the intercept form of a plane. a क्या है in 3D, a क्या है लेंथ कट ऑन x एक्सिस या इंटरसेप्ट कट ऑन x एक्सिस, b जो है लेंथ कट ऑन y एक्सिस एंड c जो है लेंथ कट ऑन z एक्सिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। अगला 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, एक प्लेन अगर 3 पॉइंट से जा रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ऑफ अ प्लेन, 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन, 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, एक प्लेन अगर 3 पॉइंट से जा रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। उसका कार्टेशियन ही था, उसका वेक्टर फॉर्म कोई नहीं है, बस उसका कार्टेशियन ही सिलेबस में अपने, उसका वेक्टर नहीं है सिलेबस में है। चलो देखो 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, एक प्लेन 3 पॉइंट से जा रहा है, पहला पॉइंट क्या है a, क्या है x1 y1 z1, बोलो हाँ। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका कुछ ना कुछ तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा, क्या मान लिया a वेक्टर, क्या मान लिया a वेक्टर। दूसरा वेक्टर अपन ने मान लिया बेटा b पॉइंट, b पॉइंट क्या है बेटा x2 y2 z2, तो b का भी कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर तो होगा, इसका वेक्टर मान लिया अपन ने क्या b वेक्टर। तीसरा पॉइंट मान लिया c x3 y3 z3, तो c का पोजीशन वेक्टर जो हमने मान लिया वो c वेक्टर मान लिया, ठीक है ना। अब इन 3 पॉइंट से जाने वाला प्लेन का इक्वेशन बनाना है, ठीक है ना। 3 इकलौते 3 यूनिक पॉइंट से होके एक प्लेन जाता है, समझ गए ना। तो इससे अपन को इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन देखिए कार्टेशियन फॉर्म, सॉरी वेक्टर फॉर्म में याद कीजिए, वेक्टर r माइनस a डॉट, वेक्टर r माइनस a डॉट
बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू 0। समझ गए? वेक्टर आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू 0। ये है बेटा प्लेन का वेक्टर फॉर्म, प्लेन के इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म। क्या बेटा? डायग्राम एक आपके पास प्लेन है, स्लेट रखी हुई है, स्लेट के ऊपर सरसों के 3 दाने मान लो। अब वो हवा में सरसों के 3 दानों की 3 पोजीशन होगी। एक पोजीशन होगी x1 y1 z1, तो उसका वेक्टर मान लिया वेक्टर ए। अगर वो खोल करके लिखोगे तो ए बनेगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये लो लिख देता हूँ, वेक्टर ए बनेगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। वेक्टर बी क्या बनेगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप बनेगा। और वेक्टर सी क्या बनेगा? x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो ये 3 पॉइंट है, उन 3 पॉइंट से होके एक प्लेन गुजरेगा, वही स्लेट है ना, या कोई कार्डबोर्ड, तो उसका इक्वेशन आपको निकालना है। तो ये निकलेगा वेक्टर फॉर्म में। कैसे निकलेगा? अब इसका कार्टेशियन फॉर्म में दिखा रहा हूँ। दिमाग की घंटी एक बार में बच जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। मैं कार्टेशियन फॉर्म लिख देता हूँ, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है। आपको वेक्टर फॉर्म याद है तो कार्टेशियन आप निकाल सकते हो, याद आ जाता है। देखिए, तो डिटर्मिनेंट आएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ठीक ना। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो कोशिश करो समझने की। मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, बहुत इजी है, इतना कुछ नहीं है इसमें। पहले b माइनस ए और c माइनस ए का क्रॉस बनाओगे तो b क्या है? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और c माइनस ए क्या बनेगा? x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। बोलो हाँ। तो जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? i कैप j कैप k कैप, और फिर इनके लाइन से कोफिशिएंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 आएगा। और बाहर क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट। किसके साथ? x माइनस r माइनस a के साथ। r क्या है? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और a क्या है? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो r में से a को माइनस करोगे तो क्या आएगा? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z। तो जब डॉट करोगे तो i कैप 1 हो जाएगा, तो वो x माइनस x1 जा करके बैठ जाएगा i कैप की जगह। अभी भी नहीं आया समझ में? करूं क्या पूरा? चलो कर देता हूँ। बोलते ही नहीं हो ऐसे, चुप बैठे रहते हो। चलो देखो, ये तो मिटा दूं मैं, नहीं चलो देखो r माइनस ए लिख रहा हूँ। r क्या होता है? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये तो हर r वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस x1 i कैप, क्योंकि a में बैठा हुआ है देखो, हाँ, x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप, ब्रैकेट क्लोज है ना। डॉट लगा करके इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है? i कैप j कैप k कैप। फिर इसके बाद क्या आता है? ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर कोफिशिएंट लाइन से। b माइनस ए क्या बनेगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यही बनेगा पहला वेक्टर। b माइनस ए यही बनेगा, तो b माइनस ए के कोफिशिएंट यही होंगे, और c माइनस ए के कोफिशिएंट x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। आया समझ में? अब चलो, ये क्या लगा हुआ है बीच में? डॉट लगा है कि नहीं लगा? जब ये खुलेगा तो i कैप j कैप k कैप जब तीनों अटैक करेंगे इस i कैप के ऊपर, तो i कैप डॉट i कैप क्या हो जाएगा? 1। तो यही जाके बैठ जाएगा वहां पे, बाकी तो सब 0 हो जाएंगे। तो ये आ गया x माइनस x1। उस प्लेस में कौन जाके बैठेगा? और उस प्लेस पे, और नीचे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यहाँ पे x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू कितना? अभी भी नहीं आया समझ में? सर वो इनटू वो वाले फर्स्ट रो से ही होगा बेटा। पहले तुम इसको ओपन करोगे पूरा, बोलो हाँ। सर। पहले जब तुम ओपन करोगे तो i कैप का एक कंपोनेंट बनेगा, फिर j कैप का बनेगा, फिर k कैप का बनेगा। तो i कैप से कौन? बाकी तो सब 0 हो जाएंगे, एक ही तो यही वाला बस तो मल्टीप्लाई बचेगा।
तो आई कैप को इफेक्ट कौन करा, x2 माइनस x1 ही तो किया, बाकी से तो कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो ये है प्लेन का 3 पॉइंट प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म। फोटो ले लो बेटा, 3 पॉइंट प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है? ये हो गया 3 पॉइंट प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म। अब इसके बाद 3 पॉइंट प्लेन के कार्टेशियन फॉर्म के बाद लिखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन, लास्ट इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the intersection of two planes, passing through the intersection of two given plane, passing through the intersection of two given planes. इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। देखो बच्चों, आपके पास 2 प्लेन में दे रहा हूं, किताब के 2 खुले हुए पन्नों के जैसे 2 प्लेन। ये पहला प्लेन, पहले प्लेन का इक्वेशन वेक्टर r1 डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू p1। बोलो यस। ठीक है, पहला प्लेन वेक्टर r1 डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू p1, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है ना? अगर नॉर्मल दिया होता तो n1 के ऊपर कैप लगा होता। समझ गया ना? पहला प्लेन। दूसरा प्लेन देखो, ये दिया गया है बच्चों, किताब के 2 खुले हुए पन्ने जैसे दिख रहे हैं ये कि नहीं दिख रहे हैं? हाँ, 2 प्लेन। तो ये दूसरा प्लेन वेक्टर r डॉट, सॉरी r1 नहीं होता, r ही होता है, xyz n2 वेक्टर इक्वल टू p2, दूसरा प्लेन। ठीक है, वेक्टर r डॉट n2 इक्वल टू p2। इन दोनों के प्लेन में जहाँ 2 पन्ने मिलते हैं तो 2 पेज के कट से क्या मिलती है? एक लाइन मिलती है। बोलो यस और नो। इस लाइन से कितने सारे प्लेन जा सकते हैं? इनफाइनाइट प्लेन। इस पे कितने सारे पन्ने गुजारने? ये एक गुजार दो, है ना? इसके साथ ये एक गुजार दो, पन्ने ही पन्ने, ये एक गुजार दो। दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये देखो, इधर भी आपको ले जाने तो इधर भी गुजार दो काफी सारे। ये देखिए, बहुत सारे प्लेन्स गुजर सकते हैं। तो मतलब इनके इंटरसेक्टिंग से लाइन से जो निकलेंगे वो फैमिली ऑफ प्लेन निकलेंगी। क्या निकलेंगी? तो वो फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन क्या होता है वो नोट करो वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल टू p1 प्लस लैम्डा p2, ये होता है भैया। वेक्टर r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल टू p1 प्लस लैम्डा p2। फैमिली ऑफ प्लेन्स निकलेंगी। तो एक कोई प्लेन तो निकलेगा नहीं, बहुत सारे प्लेन निकलेंगे। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपके प्लेन्स बहुत सारे बढ़ते जाएंगे। लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए एक प्लेन, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए दूसरा प्लेन, लैम्डा इक्वल टू, बट उनकी सबकी प्रॉपर्टी होगी कि ये दोनों जितने भी प्लेन निकलेंगे वो दोनों के इंटरसेक्शन से ही जाएंगे। समझ गए ना? हाँ, इंटरसेक्शन से ही जाएंगे। मतलब उसी बेस पर पन्ने पलटते जाओ, उसी बेस पर पन्ने पलटते जाओ। जैसे आपकी कॉपी होती है, एक ही बेस होता है, उस पे पन्ने पलटते हैं। चलो आया? तो ये पहले नोट करो। लिखो n1 प्लस लैम्डा n2 p1 प्लस लैम्डा p2, नोट करो। अब इसी को अपन कार्टेशियन फॉर्म में देख लेते हैं। अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं। इसका कार्टेशियन फॉर्म देखिए, पहला प्लेन का इक्वेशन है आपके के पास a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू कितना? 0। देखो यार, बोर क्यों हो रहे हो? पहले प्लेन का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। कार्टेशियन फॉर्म बना रहा हूँ, तो ये कार्टेशियन इक्वेशन ही है प्लेन का। और दूसरे प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा? a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए दोनों के कट से जाने वाले प्लेन्स जो निकलेंगे उनका इक्वेशन क्या होगा कार्टेशियन फॉर्म में। पहला प्लेन आपको शॉर्ट ट्रिक से याद करना हो तो तरीका ये है, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकेंड प्लेन इक्वल टू 0। तो पहला प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2
इक्वल्स टू 0। नोट कर लो भाई। जी हाँ, ये कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। ये है प्लेन, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने, लैम्डा टाइम्स, वो लास्ट ईयर था ना, दो लाइन के इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन। लास्ट ईयर आपकी दो लाइन होती थी, एक लाइन L1 और दूसरी लाइन L2। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या हुआ करता था, लाइन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ लाइन 2 बराबर 0। बस इस बार लाइन की जगह पे प्लेन आ गया है। लास्ट ईयर लाइन था, इस बार प्लेन आ गया है। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर आपका 3D का पूरा टॉपिक हुआ खत्म। पूरे चैप्टर मतलब सिलेबस में जितने पॉइंट्स हैं वो कवर हो गए हैं। एक पॉइंट काटा गया है, एंगल बिटवीन प्लेन एंड ए लाइन। समझ गए ना, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, वो सिलेबस से हटा दिया गया है। 2 मिनट का टॉपिक है, वो भी देख लो, ठीक है ना, क्योंकि आपको बाकी के एग्जाम्स में काम में आएगा। एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन। चलो रफ करूं, चलिए। एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, चलिए ये देख लीजिए बच्चों, ये कोई प्लेन है, ये प्लेन है, और ये प्लेन का नॉर्मल कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा। ये प्लेन का नॉर्मल इधर गया। प्लेन का नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, ABC। प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ABC, और इसको कोई लाइन आ रही है, उसको पेनिट्रेट करके, फोड़ करके यहाँ से निकल गई, स्वीट, ये निकल गई लाइन, ठीक है ना, ये लाइन निकल गई। हाँ, नीचे से पेनिट्रेट करके गई है, कोई ये रखा है प्लेन, छेद करके यहाँ से निकल गई। समझ गए। आपको निकालना है लाइन और प्लेन के बीच का एंगल। क्या होगा बेटा एंगल, ये वाला एंगल। बोलो यस और नो। यही एंगल, और क्या, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल तो यही होगा ना भाई। अगर ये एंगल फाइंड कर लोगे तो ये तो लाइन और नॉर्मल के बीच का हो जाएगा। बेटा नहीं, ये हाँ पता लग जाएगा, ये सेम टू सेम यही होगा, बट आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ये वाला एंगल बताइए। समझ गए बेटा। इस एंगल को आप मान लो फाई। क्या मान लो, फाई मान लो। ये एंगल मान लो आप क्या, थीटा मान लिया। क्लियर हुआ, क्लियर है। हाँ, दोनों जोड़ के तो 90 होएगा ही, वो नॉर्मल है ना। आपको ये एंगल चाहिए, उसकी जुगाड़ है ये। देखो बेटा, प्लेन के नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, ABC। प्लेन का जो नॉर्मल का नॉर्मल जो होते हैं, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ABC। और क्योंकि प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0। बोलो यस। और जो लाइन की इक्वेशन हमने पढ़ी है, वो लाइन की इक्वेशन हमने किस फॉर्म में पढ़ी है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन स्मॉल b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन स्मॉल c। मतलब मेरे कहने का बच्चों ये है कि लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर्स होंगे, लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे, वो क्या होंगे, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। मतलब इसके डायरेक्शन रेशियो कैपिटल ABC, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, ABC। बोलो यस और नो। तो जब दो वेक्टर के आपको डायरेक्शन रेशियो पता हो, तो इनके बीच का एंगल यार कितनी बार निकलवा चुका हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2, बट इस बार A1 की जगह कैपिटल A है और A2 की जगह स्मॉल a। तो क्या बनेगा, A कैपिटल A प्लस B कैपिटल B प्लस C कैपिटल C, स्मॉल c इंटू कैपिटल C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। बोलो यस। और अंडर रूट कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर प्लस कैपिटल C स्क्वायर। अब बच्चों ये थीटा है, हमें थीटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फाई, क्योंकि जमीन के साथ एंगल फाई है, नॉर्मल के साथ थीटा है। तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी। साफ साफ दिख रहा है कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितने डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई। तो यहाँ थीटा की जगह 90 माइनस फाई, तो कॉस 90 माइनस फाई इक्वल टू क्या, कॉस थीटा की जगह 90 माइनस फाई, सेम टू सेम वही पुट कर दो, A B B, वो साइन में चेंज हो जाएगा, C अपॉन अंडर रूट यही वाला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और अंडर रूट कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर प्लस कैपिटल C स्क्वायर। बच्चों कॉस 90 माइनस फाई, अब इससे जो एंगल निकलेगा वो प्लेन के साथ का एंगल होगा। अब फाई जो निकलेगा वो प्लेन के साथ, तो साइन फाई इक्वल टू A कैपिटल A प्लस B कैपिटल B प्लस C कैपिटल C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। नोट करो। डन, डन।
डन भैया, लिख लिए? चलो लास्ट टॉपिक लिखो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये भूल गया था मैं थोड़ा सा एक क्लास के बाद। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, रियली मैं भूल गया था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। किसी पॉइंट की प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। चलिए, फ्रॉम अ प्लेन बहुत इजी है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। बच्चों याद करो, लास्ट ईयर लाइन हुआ करती थी और आपके पास पॉइंट हुआ करता था x1 y1, और आपके पास लाइन का इक्वेशन होता था, इधर सुनो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बोला जाता था कि इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो इस लाइन से। तो क्या होता था आंसर, याद कीजिए, पी एम इक्वल टू ए, एक्स की जगह पे x1, बी वाई की जगह पे y1। यार इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, इसको भूल कैसे सकते हो। प्लस सी अपॉन, नहीं ये नहीं कटा सिलेबस से, ये है वो पढ़ाया अभी साइन थीटा, वो हट गया इस बार। हाँ ये अपने पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 11th क्लास का है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यार देखो, अभी पिछले साल लाइन थी, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक सब टॉपिक भी बना करता था कि अगर आप इस पॉइंट की जगह ओरिजिन ले लेते थे 0 0, तो x1 की जगह भी 0, y1 की जगह भी 0, तो 0 0 कर दोगे तो केवल आंसर आया करता था OM, बेटा OM O फॉर ओरिजिन। सत्य वचन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये था बेटा, पिछले साल तक आपके पास थी लाइन। इस साल है क्या, पॉइंट 3D में आ गया, पंख निकल आए x1 y1 z1। पंख निकलते तभी तो 3D में इंसान जाता है ना, उड़ने लगता है, z हो गया। और यहाँ पर लाइन के भी पंख निकल आए, तो लाइन क्या बन गई, प्लेन। अब परपेंडिकुलर निकालना आपको, प्लेन का इक्वेशन क्या हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। पिछले साल ax प्लस बी वाई ही होता था, अब क्या हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू, बस बहुत ही सिंपल है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एम, पॉइंट P, परपेंडिकुलर पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ बोलो, प्लस हाँ प्लस डी अपॉन सत्य वचन, बिल्कुल बिल्कुल सही। और अगर ओरिजिन रख दिया जाए यहाँ पे, तो इन द केस ऑफ ओरिजिन 0 0 0, तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगी वो बनेगी OM D अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। नोट करिए, देख लो भाई, बुक से देख लो, एक भी टॉपिक नहीं छूटा, ढूंढ लो। पूरे टॉपिक्स नोट कर लिया, नहीं बुक से भी देख लो एक बार, है ना, ठीक है ना। ढूंढ लो। टॉपिक छूटा पाए जाने पर संतरे वाली गोली खिलाई जाएगी। ढूंढ लो, और क्या, एक की चार, इनाम होता भाई। हम थोक में लाते हैं, हमें 6 दे देता। चलो अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक लास्ट, मतलब इसी का सब टॉपिक है। देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, ये सब टॉपिक है। वो ब्लू कलर में दिया होगा, मोर टू नो में करके एडिशनल पॉइंट में दिया होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, अगर 2 पैरेलल प्लेन है तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाए, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है, 2 पैरेलल प्लेन है बेटा। तो मान लीजिए 2 पैरेलल प्लेन बैठे हुए हैं, जैसे लाइन के केस में होता था लास्ट ईयर, वैसे ही मान लीजिए 2 पैरेलल प्लेन, पहला प्लेन ये है और जस्ट इसके नीचे दूसरा प्लेन बैठा हुआ है। वो क्या होगा, ए बी सी तो सेम होंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस केवल कितना आएगा, d2 इक्वल टू 0। बोलो यस और नो। 2 पैरेलल प्लेन हो गए। अब आपको इनके बीच की दूरी निकालना, मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम मान लो n। क्या मान लो, n। यस और नो, इसका नाम मान लो n। अब मुझे बताओ, मुझे चाहिए है mn। क्या चाहिए मुझे,
mn। तो मैं क्या mn को o से लेके n माइनस o से लेके m नहीं लिख सकता हूँ? मतलब ओरिजिन से लेके n तक की दूरी माइनस ओरिजिन से लेके m तक की दूरी। बड़ी वाली दूरी में से छोटी वाली दूरी को माइनस कर दूंगा तो बीच की दूरी आ जाएगी, हाँ या ना? और दुर्घटना से बचने के लिए मॉड लगा लो, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, या बाद में मॉड लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो देखो बेटा क्या आएगा, ओ एन इक्वल टू आएगा d2 अपॉन हाँ d2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलो यस। कहाँ बेटा? A2 B2 C2 होगा बेटा, बड़ा वाला है ना। मगर बेटा सुनो, दोनों प्लेन पैरेलल हैं, तो दोनों प्लेन पैरेलल होंगे तो इनके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे उनके कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी सी, हाँ बिल्कुल सही, तो उनको कॉमन लेके इक्वल बना लेना, माइनस जो है। तो देखो बेटा d2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या बोल गया? कोफिशिएंट सेम बना लोगे कॉमन लेकर के, दोनों प्रोपोर्शनल होंगे, कॉमन लेके सेम आ जाएंगे। और d2 अपॉन a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस d1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों को मर्ज करके मॉड लगा देना बच्चों। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद कर सकते हो तो d2 माइनस d1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये है बेटा दोनों प्लेन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देख लो ये लिखी बुक में है ना। ये हो गया, नोट कर लो भाई।